हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 के हिंदी स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी व्याकरण किताब से पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। देखो बच्चों, आपकी किताब में यहाँ कुछ चित्र दिए हैं और कुछ लिखे हुए हैं जिसे मैं पढ़ रही हूँ। अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने व दूसरों की बात स्वयं समझने के लिए हम कई माध्यमों का प्रयोग करते हैं। रंजना और कविता के नए अध्यापक के कक्षा में पढ़ाकर चले जाने के बाद वे दोनों उनके विषय में बातें करने लगी। रंजना: शर्मा, सर ने जिस ढंग से बोलकर व्याकरण समझाया, मेरी समझ में तो सब कुछ आ गया। कविता: हाँ, तुम ठीक कह रही हो, उनकी बातें मुझे भी समझ में आ गई। युवराज अपनी कक्षा में प्रथम आने की सूचना अपने मामा जी को पत्र लिखकर देता है। डेविड अपने दोस्तों को स्कूल बंद रहने की सूचना देता है। दोस्तों ने उसकी बात सुनकर अपने मम्मी पापा को बताया। मेरे पिताजी को समाचार जानने का बहुत शौक है। वे अखबार पढ़कर सभी समाचार से अवगत हो जाते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि अपने मन की बातों को या विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, जैसे बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर। बच्चों, हम जो बात करते हैं एक दूसरे से, इसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे के बातों को समझते हैं और अपने विचार और बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और ये कई प्रकार से हम कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर। तो आप देखिए कि आपकी किताब में जो यहाँ मैंने पढ़कर सुनाया, ये यहाँ पर ही एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि भाषा की परिभाषा किस प्रकार है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित रूप से भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे सीखने के लिए सतत अभ्यास की जरूरत होती है। हम लिखकर जिन भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब देखिए मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। बच्चों, लिखित भाषा का जो उदाहरण है वो इस प्रकार आता है, जैसे कि जब आपकी अध्यापिका या शिक्षिका जब पढ़ाती है तो आपको बोर्ड में लिखकर जो भी कुछ समझाती है वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। और जब हम कुछ पत्र लिखकर किसी को अपने बारे में अपने समाचार देते हैं या उनके बारे में समाचार पूछते हैं, लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ये भी पत्र लिखना भी ये लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। और मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है जब कोई नेता या कोई अपनी भाषण देते हैं तो ये मौखिक भाषा के अंतर्गत है, क्योंकि वो अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है। कभी कभी हम संकेतों या इशारों से अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात संचालन करना व्याकरण में सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं माना जाता है। आपने देखे होंगे कि रास्ते में ट्रैफिक पुलिस
द्वारा हमें इशारा के द्वारा बताया जाता है कि आपको किधर और किस तरफ जाना, तो ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। और लेकिन व्याकरण में सांकेतिक भाषा को नहीं माना जाता है, यानी उन्हें महत्व नहीं दिया जाता। इस भाषा को लिखित भाषा और मौखिक भाषा को ही महत्व दिया जाता है। अब हम देखेंगे लिपि किसे कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं निर्धारित चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। लिपि को भली भांति समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। देखिए, यहाँ पर भाषा है हिंदी और उसकी लिपि है देवनागरी। उदाहरण है, राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। भाषा है अंग्रेजी, उसकी लिपि है रोमन। राम गोज टू मार्केट। भाषा है संस्कृत, लिपि है देवनागरी। राम अपन गच्छति। भाषा है पंजाबी, उसकी लिपि है गुरुमुखी। उदाहरण आपका पंजाबी में लिखा हुआ है इसी बात को कि राम बाजार जाता है। उर्दू का लिपि है फारसी, ये यहाँ पर भी उर्दू में लिखा गया है। तो उपयुक्त तालिका में वाक्य राम बाजार जाता है को अलग अलग भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्हों द्वारा लिखा गया है। यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय भाषा। जिस भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र में अधिक से अधिक लोगों द्वारा किया जाता है, वह भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और हिंदी हमारे भारत देश की राष्ट्रीय भाषा है। अब हम देखेंगे प्रादेशिक भाषा। भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न प्रदेश है। इन प्रदेशों में अलग अलग भाषा बोली व समझी जाती है। यही भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न प्रदेश है। इन प्रदेशों में अलग अलग भाषा बोली व समझी जाती है। यही भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे प्रदेश अगर उड़ीसा है, भाषा उड़िया। कश्मीर का कश्मीरी। पंजाब पंजाबी। गुजरात का गुजराती। पश्चिमी बंगाल का बांग्ला। महाराष्ट्र का मराठी। केरल का मलयालम। कर्नाटक का कन्नड़। ठीक है। अब हम देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। संसार की भाषाओं को लिखने, पढ़ने, बोलने व समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो उस भाषा को आसान बनाते हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखने सीखते हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये थे आपके पहला पाठ भाषा और व्याकरण के बारे में। आप लोग उससे फिर से अपने घरों में पढ़िएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसे आप लोग अच्छी तरह से अपने घरों में पढ़िएगा और याद करिएगा। बच्चों, आपको प्रश्नों के उत्तर लिख के भेज दिए जाएंगे। आप उसे अपनी हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा। और नंबर 2, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 3 और नंबर 4 ये आपके होमवर्क रहेंगे। इसे आप लोग आपकी हिंदी किताब में ही करिएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।